नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। प्रधानमंत्री जी बिल्कुल डॉन वाली भूमिका में आ गए। पंजाब में रैली थी और बड़े जोश से बोले कि इंडिया गठबंधन वालों, नहीं सुधरोगे ना तो मोदी का मुंह खुल गया तो 6-7 जन्मों के जो पाप है उन सबका हिसाब लेखा जोखा निकाल के सामने रख दूंगा। अब लोगों ने पूछा, प्रधानमंत्री जी इनके इंडिया गठबंधन वालों के लेखा जोखा 7 सालों का 7 जन्मों का निकालने में आप इतने इंतजार क्यों कर रहे हैं? किस मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं? लेकिन प्रधानमंत्री जी की धमकी थी जोरदार। बाकायदा कहा कि मोदी का मुंह खुल गया तो प्रलय आ जाएगी, इस तरह का भाव था उनका। लेकिन फिर जनता ने पूछा कि चुनाव की आखिरी रैली थी, पूरा चुनाव निकल गया, अब आखिर में इतना जोश प्रधानमंत्री को क्यों आया या इतना गुस्सा क्यों आया? तो मैंने अभय दुबे जी से पूछा, मैं कहा यही बता सकते हैं इतना गुस्सा क्यों आया। आप जानते हैं रोज शो करता हूँ, देश के बहुत बड़े पत्रकार हैं अभय दुबे जी, रोज एबीपी चैनल पे आप उनको देखते हैं, मेरे साथ भी एक वो शो करते हैं। तो मैंने आज उनसे बहुत विस्तार से बात करी कि अगर सीटें कम आती हैं तो संघ की रणनीति क्या होगी, गडकरी क्या करेंगे, राजनाथ सिंह क्या करेंगे, योगी आदित्यनाथ का क्या रोल होगा। सारी बातें अभय दुबे के इंटरव्यू के साथ है। चलते हैं अभय जी के पास। उससे पहले रिक्वेस्ट आपसे, चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। चलते हैं अभय जी के पास। 4PM न्यूज नेटवर्क पे स्वागत है अभय दुबे जी आपका। हमने सुना था कि दाऊद इब्राहिम वहां पे कराची से धमकी देता है कि हल्के में मत समझ लेना भाई को, भाई अपनी पे आ गया तो तुम्हारी 7 पीढ़ियां याद करेंगी। इस तरह के डायलॉग हमने पिक्चरों में देखे थे। वो अनुपम खेर की पिक्चर थी, में थप्पड़ देखा था, इस थप्पड़ की गूंज तुम्हें सालों 100 साल तक याद रहेगी। लेकिन आज प्रधानमंत्री भी अपने बिल्कुल फिल्म वाले मूड में थे। पंजाब में रैली कर रहे थे। आज उन्होंने इंडिया अलायंस वालों को कहा, पहले तो सेना पे बोले, सेना पे इन्होंने राजनीति नहीं करना चाहिए, इंडिया अलायंस वाले सेना पे राजनीति कर रहे हैं। और फिर बोले, इंडिया अलायंस वालों मोदी को हल्के में मत समझ लेना, मोदी ने मुंह खोला तो तुम्हारी 7 पीढ़ियों के पाप सामने निकाल कर रख दूंगा। बिल्कुल आज वो डॉन वाली भूमिका में तो धमकी दे रहे थे सीधे सीधे। तो आपको क्या लगता है, इंडिया अलायंस वाले तो डर गए होंगे अब आखिरी चरण में? आज मोदी जी ऐसे धमकी दे रहे हैं कि तुम्हारी, और इस तरह की धमकी तो कभी सुनी नहीं थी, पहली बार प्रधानमंत्री धमकी पे आ गए हैं। इसका मतलब कि आज इंडिया अलायंस वाले डर गए होंगे, भाषण वाषण तो देंगे नहीं। क्या लग रहा है आपको? देखिए, ये 2024 के लोकसभा चुनाव की आखिरी रैली थी, प्रधानमंत्री की आखिरी रैली थी। इसके बाद प्रधानमंत्री कोई रैली नहीं करेंगे, तो इस रैली में वो अपने फुल फॉर्म में थे। आमतौर पर दूसरी रैलियों के भाषणों से अगर आप उनके आवाज के, उनके स्वर के आरोह अवरोह की तुलना करें तो आप पाएंगे दूसरी रैलियों में वो कभी कभी समझाने के अंदाज में बोलते हैं। इस प्रकार की जो आवाज की जो तीखापन था और जो तलखी थी आवाज की, इस प्रकार की तलखी उस वक्त देखी गई थी जबकि वो सेम पित्रोदा ने जो वो अफ्रीकी वाला और वो वाला चीनियों वाला बयान दिया था ना, तब वो इस तरह से बोल रहे थे। उसके बाद मैंने आज दोबारा, मैंने एबीपी पे भी सुना है उनका भाषण, ये है वहां पे बीच में हम लोगों का कार्यक्रम में आया था सुबह के वक्त, तो वो भी मैंने वहां सुना है। अब आप इस बात की तरफ ध्यान दीजिए, इस मसले के केंद्र में क्या है। इस मसले के केंद्र में अग्निवीर वाली योजना है, अग्निपथ योजना। योजना का नाम तो अग्निपथ है और अग्निपथ पे चलने वाले अग्निवीर हुए, ये है पूरी योजना। अच्छा, अब अग्निवीर की आलोचना और अग्निवीर को खारिज करने का वायदा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में किया है। भाई, आज आप चुनाव के बिल्कुल आखिरी रैली में ये बात बोल रहे हैं। कांग्रेस चुनाव के पहले से, जिस दिन से घोषणा पत्र उसने लागू किए, घोषणा पत्र जारी किया है, उस दिन से ये घोषणा पत्र में लिखा हुआ है और अखबारों में आ रहा है। ये अखबारों में कांग्रेस क्या, अखबारों में जो कांग्रेस का विज्ञापन आता है उसमें साफ लिखा हुआ आता है कि अग्निवीर योजना को कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा और पुराने तरीके की भर्ती वगैरह सब जारी की जाएगी। प्रधानमंत्री ने तो कभी इस बात का जिक्र नहीं किया। कांग्रेस घोषणा पत्र का उन्होंने बहुत आलोचना की, बहुत निंदा की, लेकिन अग्निवीर वाले सवाल का कभी जिक्र नहीं किया। वो तो हमेशा उसको मुस्लिम लीग, मुसलमान, हिंदू यही सब बोल करते रहे। अगर वास्तव में प्रधानमंत्री कांग्रेस के घोषणा पत्र की सुचिंतित और सुविचारित आलोचना करना चाहते तो वो घोषणा पत्र के जो विभिन्न मुद्दे हैं उन मुद्दों को स्पर्श करते और वहां पे अपना हमला करते। उन्होंने ऐसा नहीं किया और उन्होंने एक तरह से वो मौका खो दिया जहां वो कह सकते थे कि हम सेना का और भारत की जो रक्षा व्यवस्था है, सीमाओं की रक्षा के लिए जो बंदोबस्त है, भारत की प्रतिरक्षा नीति है, उस प्रतिरक्षा नीति को खास तरीके से बनाना चाहते हैं। उसी के लिए एक दूरगामी प्रयास के तौर पर हमने अग्निपथ योजना बनाई है और उसके ये फायदे हैं। और ये जो कांग्रेस वाले कह रहे हैं ये गलत है, ये बात सही नहीं है, ये दरअसल लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अगर वो ये कहते या उनके बहुत सारे मंत्री ये कहते
तब बात समझ में आती। उन्होंने उसका कोई जिक्र ही नहीं किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने चुनाव आयोग के कान में फुसफुसाया कि मल्लिकार्जुन खड़गे को एक नोटिस भेजो, एक सुझाव भेजो, मल्लिकार्जुन खड़गे को सुझावनुमा निर्देश भेजो कि वो अग्निवीर का और सेना का जिक्र करना बंद कर दें। भाई जो 2 नोटिस बिल्कुल आखिरी दौर में चुनाव आयोग ने भेजे हैं, उसमें एक ये भी तो बात है, लेकिन इसको कौन सुनता है? क्योंकि वो तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के घोषणा पत्र में शामिल है। भाई भाजपा कांग्रेस सारे देश में घूम घूम के पिछले 2 महीने से इसका प्रचार कर रही है और भारतीय जनता पार्टी ने इसका जवाब ही नहीं दिया। नरेंद्र मोदी ने इसका जवाब ही नहीं दिया। नरेंद्र मोदी ने इसके उत्तर में अपनी प्रति आलोचना रखी ही नहीं। आज आप आखिरी समय में किस बात का गर्जन तर्जन कर रहे हैं कि हमारे पास ऐसी चीजें हैं जो आपका 7 जन्म की पोल खुल जाएगी? इसका क्या मतलब रहा? भाई आप प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री के पास तमाम जासूसी एजेंसियों के तथ्य होते हैं, उनकी फाइलें होती हैं, बहुत सारे नेताओं के, पार्टियों के डोसिए होते हैं, उनमें कुछ चीजें गोपनीय होती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनमें सत्ताधारी दल के लोग भी फंसे हुए होते हैं। इतना आसान नहीं होता है सब कुछ। तो उसमें प्रधानमंत्री के पास बहुत जानकारियां होती हैं और प्रधानमंत्री को गोपनीयता की शपथ इसीलिए दिलाई जाती है कि वो इन सब जानकारियों को सार्वजनिक नहीं करेगा। और सबके पास होती है। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री होते हैं, उनके पास भाजपा वालों के पास बारे में जानकारी थी, सब हर एक के पास होती है। तो ये सब जो है ये केवल एक कोरी खोखली धमकी है, इसके अलावा इस धमकी में कोई दम नहीं है। क्योंकि अग्निवीर वाले सवाल के ऊपर जितना नुकसान हो सकता था उतना नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा के चुनाव में हो चुका है, अब पंजाब के चुनाव में हो चुका है। ये दोनों ऐसे राज्य हैं जो कि रक्षा सेनाओं में बहुत बड़े पैमाने पर फौजियों की आपूर्ति करते हैं, फौजियों की सप्लाई करते हैं। हरियाणा और पंजाब में हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा परमवीर चक्र, महावीर चक्र विजेता, वीर चक्र विजेता, शौर्य चक्र विजेता, अशोक चक्र विजेता, ये सारे के सारे आपको वहां पे मिलेंगे, शांति काल के भी और युद्ध काल के भी। वहां पर अग्निवीर योजना के सवाल पर जो कांग्रेस का वायदा है, उस वायदे ने लोगों को अंदर तक छुआ है और उससे भारतीय जनता पार्टी को काफी चुनावी नुकसान हुआ है। ये चीज मुझे नहीं पता भारतीय जनता पार्टी को इतनी देर से समझ में क्यों आई। बहुत पहले ही उन्हें इस बात के ऊपर लेकिन पूरा करना चाहिए जी, कर देना चाहिए। लेकिन अभय जी, ये तो बिल्कुल आ बैल मुझे मार हो गया। पंजाब के लोग वैसे गुस्से में थे कि अग्निवीर योजना से किसी भी राज्य के नौजवान खुश तो है नहीं। आप 4 साल तक किसी कोई मान लीजिए 23 साल में गया, 27 साल में आपने उसको रिटायर कर दिया, आगे करेगा क्या 28 साल का आदमी? शादियां नहीं हो रही है लोगों की, मतलब भविष्य पूरा अंधकार में कर दिया। तो आ बैल मुझे मार, चुनाव के आखिरी चरण में से पहले खुद ही इसी का जिक्र करना और ये कहना कि साहब सेना के संग खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। सेना के संग खिलवाड़ किसने किया? लद्दाख में हमारे इतने सैनिक निपटा दिए उन्होंने, कितना खराब है। हाँ, एक एक सैनिक की जान कम कीमती है। किसी का भाई होगा, किसी का बेटा होगा, किसी का परिवार का एक जान होगा, आत्मा होगा। इतने सारे सैनिक मर गए हमारे। कश्मीर में लगातार हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं। तो ये कह रहे थे 370 खत्म कर दिया तो हमने आतंकवाद खत्म कर दिया। तो सेना का खिलवाड़ कौन कर रहा है? सर्जिकल स्ट्राइक पहले भी होती थी, कभी सामने नहीं आती थी। और एक शहीद के नाम पर वोट तो मोदी जी ने मांगा है, आज तक किसी ने नहीं मांगा शहीद के नाम पर। तो ये इनको लग नहीं रहा कि सारी बात मीडिया पे है ये। नहीं, आप जो बात कह रहे हैं वो 100% सही है। मैं ये मानता हूं कि इस सरकार ने 4 ऐसे काम किए हैं जिनका कुपरिणाम इन्हें अब भोगना पड़ रहा है। उसमें अग्निवीर एक है, अग्निवीर उसके अंदर एक, अग्निवीर योजना इसके एक है, ईडब्ल्यूएस का आरक्षण उसके अंदर एक है, और उसके अंदर किसानों के लिए जो किसान आंदोलन का जो दमन किया और 3 जो किसान कानून बनाए थे वो उसके लिए तीसरी बात है। और 2016 में की गई नोटबंदी वो चौथा काम है। नोटबंदी ने क्या किया कि इस देश में बेरोजगारी की समस्या को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। नोटबंदी ने और कुछ किया हो न किया हो, नोटबंदी की वजह से जो असंगठित क्षेत्र था, मैं थोड़ा व्यापक फलक पे बात ले जाना चाहता हूं, जो असंगठित क्षेत्र था उसके ऊपर मरणांतक प्रहार हुआ, वो तितर बितर हो गया। देश में 94% लोगों को नौकरी असंगठित क्षेत्र देता था, संगठित क्षेत्र में तो केवल 6% लोगों को नौकरी मिलती थी। जब असंगठित क्षेत्र जो कैश के ऊपर चलता था, जब उसका भट्टा बैठ गया तो जाहिर है कि बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए, बहुत सारे जॉब्स छिने और सरकार के पास औपचारिक क्षेत्र में इनको जॉब देने के लिए कोई गुंजाइश नहीं थी। इसलिए देश में बेरोजगारी की समस्या बहुत ही विकराल हो गई। 2016 का जो संचित आप देखिए, 2019 तक उसका प्रभाव नहीं आया था निकल के। आप सोचिए कि ये जो
नोटबंदी थी, उस नोटबंदी का नुकसान प्रधानमंत्री को 2019 के चुनाव में क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 2016 से जो आर्थिक विनाश शुरू हुआ नोटबंदी के कारण, उस आर्थिक विनाश से का असर, इम्पैक्ट जो है वो सोसाइटी के ऊपर 2019 तक निकल कर नहीं आया था। हर चीज के इम्पैक्ट में टाइम लगता है, इसलिए 2019 में ये बच गए। उसके बाद बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़नी चाहिए। आपको ध्यान होगा 2019 में जब सर्वे के दौरान लोगों से पूछा जाता था कि मुख्य समस्या क्या है इस देश की, तो बेरोजगारी केवल 4% लोग बोलते थे। आज 27% लोग, 30% लोग, 35% लोग बेरोजगारी की समस्या बताते। क्यों? क्योंकि नोटबंदी का इंपैक्ट अब निकल के आया। दूसरी बात, जो इन्होंने किसान आंदोलन का दमन किया था, सबसे ज्यादा प्रभाव कहां पड़ा? पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब। आप इन तीनों राज्यों के चुनाव परिणामों में नजर डालिएगा, उस प्रभाव का जो भारतीय जनता पार्टी में प्रभाव पड़ने वाला है, वो 4 तारीख को समझ में आएगा कि क्या है। और ईडब्ल्यूएस का प्रभाव पड़ रहा है दलित वर्ग के ऊपर, अति पिछड़े के ऊपर और पिछड़े के ऊपर। उसी की वजह से कांग्रेस ने जो संविधान वाला जो आरोप लगाया है, उस आरोप को जो हमारी कमजोर जातियां हैं, वो कमजोर समुदाय हैं, उनके सदस्यों ने बिना किसी हीले हवाले के तुरंत तत्परता के साथ स्वीकार कर लिया। इन 4 काम जो भारतीय जनता पार्टी ने किए थे, इन 4 कामों का हमें देखना होगा कि 4 तारीख को क्या असर होता है। 4 काम और 4 तारीख, ये 4 का फिगर याद रखिए। ये देखना पड़ेगा कि 4 तारीख को इसका असर क्या होता है। अगर इसका असर कोई नहीं होता है, कोई खास असर नहीं होता है, तो मोदी जी को खूब वोट मिलेंगे। और इसका असर अगर होता है तो मोदी जी की जो हिंदू एकता जो उन्होंने पिछले 10 साल में बनाई थी, वो हिंदू एकता भंग होती हुई दिखाई पड़ेगी। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन सबसे ज्यादा बड़ा सवाल यह है कि देश में सबसे ज्यादा दलित बिरादरी जो है वो पंजाब में रहती है। वहां पे संविधान का मुद्दा चल ही रहा था, क्योंकि मुझे लगता है संविधान का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जो पूरे देश में चल रहा है। दलितों के बीच में बहुत संचार हुआ है। अच्छा, आपको क्या लग रहा है भाई जी, ये पंजाब में उनको लग रहा था कि ये दलित वाला मुद्दा, संविधान वाला मुद्दा ज्यादा चल गया, इसीलिए कुछ सेना वेना को लेकर कुछ राग छेड़ दो? अरे भाई, पंजाब में 35% दलित है। पंजाब की जो दलित आबादी है, वो तो हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में इतनी दलित आबादी नहीं है। 35% लोग पंजाब में दलित हैं। और 35% दलित हैं। बहुजन समाज पार्टी का जन्म उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ था, पंजाब में हुआ था। कांशीराम उत्तर प्रदेश के नहीं थे, वो पंजाब के रमदसिया दलित थे। तो पंजाब जो है ना, वो चूंकि पंजाब में दलित आबादी बहुत, इसीलिए कांग्रेस ने चन्नी को बनाया था मुख्यमंत्री, ताकि दलित वोट पूरी तरह उनकी तरफ चला जाए। वो नहीं गया, बात दूसरी है। तो जो संविधान वाला मुद्दा है, संविधान वाला मुद्दे का सबसे ज्यादा असर तो पंजाब में ही दिखाई पड़ने वाला है। ठीक बात है। हरियाणा में 21% दलित है, 21%, वहां भी इसका असर दिखाई पड़ने वाला है। दोनों प्रदेशों में उत्तर प्रदेश ज्यादा, पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश से ज्यादा दलित हैं। ठीक बात। अबे जी, आपको क्या लगता है, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाती है 4 तारीख को, जो नतीजे आते हैं, सरकार नहीं बन पाती है, तो क्या इसमें सबसे बड़ा कारण संविधान का मुद्दा होगा? दलितों में ये संदेश आना होगा कि ये सरकार आरक्षण खत्म कर देगी? इसका सबसे बड़ा कारण होगा, एक ही कारण होगा, उस कारण का नाम है नरेंद्र मोदी। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने 2016 से, देखिए आप पूरे देखिए, जो राजनीति का जो टाइम टेबल, राजनीति का जो घटनाक्रम है, उसको देखिए। 2014 में इनकी सरकार बनी पहली बार। 2015 में 2 बड़े चुनाव नरेंद्र मोदी ने हारे। बिहार में चुनाव हार गए और दिल्ली में और दोनों चुनाव बहुत बुरी तरीके से हारे इन्होंने। जैसे ही चुनाव हारे, जो मार्गदर्शक मंडल था उसने एक चिट्ठी लिख दी। अरुण शौरी ने जाके चिट्ठी ड्राफ्ट की और उसके ऊपर लाल कृष्ण आडवाणी ने, यशवंत सिन्हा ने, मुरली मनोहर जोशी ने, सब लोगों ने दस्तखत किए और वो चिट्ठी जारी की गई। उस चिट्ठी के जारी होते ही भाजपा में भगदड़ मच गई। उसके बाद में डैमेज कंट्रोल करने के लिए नरेंद्र मोदी ने सोचा कि एक बहुत कोई बड़ा धमाकेदार काम करते हैं। 2016 में, अगले साल, इन्होंने नोटबंदी की। नोटबंदी के पीछे एक बहुत बड़ा इरादा ये था कि इनका जो फेलियर है, इनकी जो नाकामी है दिल्ली और बिहार में, और जो उसका असर है मार्गदर्शक मंडल के लेटर का, उसके लिए एक डायवर्जन हो, मतलब लोगों को गुमराह किया जा सके, और उसमें वो कामयाब रहे। 2017 में इन्होंने
उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत जबरदस्त तरीके से जीता, 350 सीटें उन्हें मिली। उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतने के बाद फिर उन्होंने कभी मुड़ के नहीं देखा। इससे उनमें बहुत अति आत्मविश्वास पैदा हुआ और 2018 में जाके उन्होंने ईडब्ल्यूएस का कोटा ले आई है। और उसके बाद फिर उन्होंने जैसी ये आपका कोरोना का लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के अंदर उन्होंने वो 3 किसान कानून बनाए और उसके बाद फिर अग्निवीर योजना ले आए। ये है पूरा वो क्रम। इसी क्रम में नरेंद्र मोदी की जीत है और इसी क्रम से नरेंद्र मोदी की हार निकलेगी। नरेंद्र मोदी का पूरा जो ये मैंने आपके सामने जो क्रम पेश किया है ना, इस क्रम को मेरे ख्याल से हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। हम नरेंद्र मोदी की जीत या हार जो भी होगी वो इसी क्रम को ध्यान में रखते हुए उसका विश्लेषण करेंगे। अच्छा, एक सवाल अभय जी अभी भी मतलब लगातार लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि मोदी इतनी आसानी से सरकार छोड़ देंगे, क्या करेंगे अगर मान लो सीटें कम रह गई, 200 तक आ गई, 210 तक आ गई, क्या कर सकते हैं? आपातकाल लगा सकते हैं, कुछ ऐसा नहीं, कर सकते पहले हैं? तो उनकी पूरी कोशिश होगी कि उन्हें गठजोड़ सरकार का प्रधानमंत्री बना लिया जाए। पूरी कोशिश होगी कि भाजपा गठजोड़ सरकार बनाए और वो गठजोड़ सरकार के प्रधानमंत्री बने। अगर वो नहीं बन पाए प्रधानमंत्री तो उसके बाद फिर रिटायर हो जाएंगे। अपनी तरफ से उनकी पूरी कोशिश होगी गठजोड़ सरकार का प्रधानमंत्री बना दिया। हाँ, अच्छा, एक नीति ये भी हो सकती है, वो कहेंगे भाई हमको जनादेश नहीं मिला, हम विपक्ष में बैठेंगे। अगर उन्होंने विपक्ष में बैठना स्वीकार किया, यानी विपक्ष के नेता बनना स्वीकार किया संसद में, है, तो फिर उन्हें कैबिनेट रैंक के मंत्री की हैसियत मिलेगी और विपक्ष के नेता के तौर पर भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करेंगे। उसके बाद ही कोशिश करेंगे कि साल भर में जो विपक्ष की सरकार बनी है, जो कि एक गठजोड़ सरकार होगी, उस सरकार को किसी तरह गिरा दें और फिर से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ जाए। मुझे लगता है डिजाइन ये होगी इस तरह की पूरी। संघ की क्या क्या भूमिका रहेगी इसमें? संघ चाहेगा कि जोड़ तोड़ से सरकार बनाए या विपक्ष में बैठे? संघ की मंशा क्या होगी? ये अगर देखिए, अगर 200 से ज्यादा भाजपा को सीटें मिलती हैं तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चाहेगा कि भाजपा की गठजोड़ सरकार बने, लेकिन प्रधानमंत्री उसकी मर्जी का होगा और नरेंद्र मोदी उसकी मर्जी की प्रधानमंत्री नहीं है। क्या लगता है संघ किसको चाहेगा, कौन प्रधानमंत्री बने? पुराने लोगों में से भी कोई हो सकता है और कोई नया व्यक्ति भी हो सकता है, बिल्कुल, जिसके बारे में आपके अनुमान से गडकरी या राजनाथ सिंह भी हैं, पुराने लोगों में नितिन गडकरी हैं, यही लोग हैं पुराने लोगों में। लेकिन कोई नया व्यक्ति भी लाया जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। योगी आदित्यनाथ? हाँ, वो भी हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते, वो भी हो सकते हैं। अच्छा, उनका नाम भी आगे आ सकता है? हाँ, उनका नाम भी आगे आ सकता है। और योगी आदित्यनाथ तभी प्रधानमंत्री पद की दावेदारी उनकी अभी थोड़े 4 तारीख के बाद बननी शुरू होगी, जबकि भारतीय जनता पार्टी 210 और 220 पे आ जाए, वरना क्यों होगी? उसके लिए जरूरी है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा हारे। अगर उत्तर प्रदेश में भाजपा नहीं हारती है, 210 पे कैसे आएगी? उत्तर प्रदेश में भाजपा अगर हारती है, भाजपा 40 से कम रहती है, तो योगी की 210 हो जाएंगी, योगी पे कुर्सी में खतरा हो जाएंगी। हाँ, तो योगी कुर्सी पे खतरा नहीं आएगा, विधायक विद्रोह नहीं करेंगे, क्योंकि विधायक बहुत संतुष्ट नहीं रहते योगी आदित्यनाथ से। देखिए, विधायक के विद्रोह की बात तो बाद में होगी। 2004 के बाद कोई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का फैसला थोड़ा ना होने वाला है। नहीं, मतलब 4 तारीख के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नहीं, प्रधानमंत्री के बारे में फैसला होगा। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि अगले 6 महीने में बहुत बड़ा राजनीतिक भूचाल आने वाला है। इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब यही है कि वो बहुत बड़े जबरदस्त, अगर वो प्रधानमंत्री बने तो वो बहुत जबरदस्त। देखिए, नरेंद्र मोदी की शुरू से प्रवृत्ति रही धमाकेदार काम करो। वो कहते भी हैं अपने बीच, उनके अंदर के सर्किल के लोग बताते हैं कि अगर छोटे मोटे उन्हें कोई सुझाव दिए जाए तो उन्हें पसंद नहीं आते। जैसे बुलेट ट्रेन के बारे में बात हो रही थी, कुछ लोगों ने कुछ कहा नहीं कोई धमाकेदार बात हो, बुलेट ट्रेन धमाकेदार। भले आज तक नहीं बन पाई बुलेट ट्रेन, उसमें कुछ नहीं हुआ बुलेट ट्रेन में, लेकिन वो धमाकेदार चीज, और वो धमाकेदार चीज उन्होंने जारी रखी है अभी भी। आप याद करिए कि 2014 में जब जीते थे तो पहली बजट में बुलेट ट्रेन को शायद 100-150 करोड़ रुपए भी दे दिए गए थे। पैसे बट्टे खाते में गए, वो पैसे बट्टे खाते में गए। नहीं, वो खर्च भी हो गए हैं बहुत से, कॉरिडोर बन रहा है, लेकिन बुलेट ट्रेन आज तक तो बन के तैयार नहीं हुई। लेकिन ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी ने उस पूरे प्रोजेक्ट को छोड़ दिया हो, वो जारी रखे हुए। सही बात है कि छोड़ कैसे देंगे। लोग कह रहे हैं अगर मोदी बने प्रधानमंत्री तो इस बार मंत्रिमंडल में गडकरी नहीं होंगे। मैं तो बहुत दिनों से ये बात कह रहा हूँ। राजनाथ सिंह जी के भी चांसेस कमजोर हैं, गडकरी के भी चांसेस कमजोर हैं,
क्योंकि पुरानी बीजेपी के तो यही दो व्यक्ति, पुरानी बीजेपी के तो यही दो व्यक्ति रह गए हैं, इनको भी निपटा देंगे। हाँ, उसके बाद अब बीजेपी तो वैसी रही नहीं, लेकिन जो अटल बिहारी वाजपेयी की जमाने की बीजेपी थी, उस बीजेपी के 2 ही नुमाइंदे तो रह गए हैं। सुषमा जी रही नहीं, अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी वगैरह इन सबको बाहर रख कर दिया है, यशवंत सिन्हा को हटा दिया है, अरुण शौरी जी नहीं है, अब कौन रह गया? यही 2 तो रह गए। इन दोनों को भी निपटा देंगे, निश्चित रूप से निपटाएंगे, क्यों नहीं निपटाएंगे? या फिर पूरी तरीके से उनकी निष्ठा, उनकी वफादारी की जांच पड़ताल की जाएगी। इनके पास शायद कोई ऐसा यंत्र होगा इसके जरिए वो किसी में यंत्र फिट कर देते होंगे और उसमें देखते होंगे, झांक के इसमें कितनी वफादारी है। अच्छा, ये एंड टाइम तक दूसरी पार्टियों के नेता को छोड़ने हैं। बलिया में एक पूर्व विधायक थे नारद राय और एक रामपाल सिंह, वो शामिल हो गए। मतलब अभी चुनाव में 72 घंटे 96 घंटे बचे हैं, लेकिन बाकी सब पार्टियों को शामिल करते जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की पिछले 10 साल से राजनीति का कम से कम 30% हिस्सा दल बदल के जरिए चल रहा है। 435 उम्मीदवारों में से 106 उम्मीदवार दल बदलू हैं। तो इनकी निष्ठा बीजेपी से क्या कुछ नहीं होगी है? जी, इसकी निष्ठा बीजेपी से थोड़ी ना होगी। नहीं, इनकी निष्ठा बीजेपी से कोई नहीं, इनकी निष्ठा अमित शाह और नरेंद्र मोदी के प्रति है। हर व्यक्ति जो कि संघ के जरिए या बीजेपी की कतारों के जरिए नहीं आता है, वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के प्रति कृतज्ञ होता है। लेकिन ये ले तो आए हैं, कल को होता है। जो कांग्रेस को छोड़ दिया वो मोदी को भी छोड़ सकता है। नहीं, देखिए, इसीलिए तो कह रहे हैं, मैं हमेशा सोचता हूं इनके पास जरूर वफादारी नापने का कोई यंत्र है। इनके पास वो यंत्र इन्होंने ही इजाद किया है, अपने पास ही रखते हैं, किसी को दिखाते नहीं है। जब कोई व्यक्ति इनके पास आता है, यंत्र का इस्तेमाल करते हैं, उसमें उन्हें लग जाती है कितने % वफादार है, उसके हिसाब से रखते हैं। हेमंत विश्व शर्मा को मैं देखा होगा 100% वफादार निकलेगा। वो हेमंत विश्व शर्मा पे जितने आरोप थे वो सब आरोप गायब हो गए। उसमें जितनी वफादारी निकलती है उसके हिसाब से आरोप गायब होते हैं या चिपके रहते हैं। अच्छा, ये थर्मामीटर वफादारी का है। जो बैरोमीटर का इनके पास, वफादारी का एक बैरोमीटर है इनके पास। अच्छा, अभी जी कभी सोचा था आपने कि कोई भारतीय जनता पार्टी इस मुकाम तक आ जाएगी कि उसका कोई नेता संघ के आदेश को भी ताकत देगा, मानेगा ही नहीं? जी, आपने कभी सोचा था जिंदगी में, कभी ऐसा सोचा था आपने कि बीजेपी का कोई नेता ऐसा भी आएगा जो संघ का बिल्कुल ठेंगा दिखा देगा, संघ की बात ही नहीं सुनेगा? नहीं, गुजरात में तो पहले ही से ऐसा कर रहे थे वो। ये नरेंद्र मोदी के लिए कोई नई बात नहीं है और संघ भी इस बात को पहले से जानता है। गुजरात में तो जो पहला चुनाव जीतने के बाद से ही उन्होंने संघ को बिल्कुल सरकार के बाहर कर दिया था। संघ के किसी संगठन को, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे विद्यार्थी परिषद हो, चाहे भारतीय युवा मोर्चा हो, या मजदूर संघ हो, या किसान संगठन हो, वो किसी को, मोदी की सरकार में किसी को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं था। 2014 के बाद हमने जिस बताया था कि पहली एक मीटिंग 1 साल बाद 2015 में मोहन भागवत ने ये मध्य प्रदेश सरकार का जो मध्यांचल भवन है उसमें की थी। उस मीटिंग के बाद से दोबारा वैसी मीटिंग ही कभी नहीं हुई। उन्होंने संघ से सरकार के कामकाज की समीक्षा करने और अपने निर्देश देने का अधिकार नरेंद्र मोदी ने छीन लिया 2015 के बाद। बिल्कुल ठीक बात है। एक आखिरी सवाल, भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता बड़ी जोर शोर से आवाज लगाया करते थे, आएगा तो मोदी, वो आवाज इतनी हल्की क्यों पड़ गई? वो मुझे देखिए, वो आवाज तो लगा रहे हैं, मैं ये नहीं मानता हूं कि आवाज हल्की पड़ गई है। वो आवाज लगा रहे हैं क्योंकि दरअसल उस आवाज को लगाने के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं है। मोदी ने इतना मोदी केंद्रीयता पैदा कर दी है पूरी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में, चुनाव की रणनीति में इतनी मोदी केंद्रीयता इतनी ज्यादा है कि उसमें ये आवाज लगाने के अलावा उनके पास और कोई विकल्प नहीं है। अब ये आवाज तो तभी बंद होगी जब कुछ चुनाव परिणाम विपरीत आए भारतीय जनता पार्टी के। अगर चुनाव परिणाम अनुकूल आए तो और इस आवाज की जो बुलंदी है और बढ़ती चली जाएगी। बिल्कुल ठीक बात है। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने इतना कीमती समय दिया, बातचीत की, आभार आपका। तो ये थे अभय दुबे जी और आपने पूरी बातचीत सुनी। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप मुझे बताएंगे बातचीत कैसी लगेगी, आपको कैसी लगी। चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।